आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर आ बताओ, रही है। एंशिएंट कंसेप्ट क्या है एसिड और बेस का? सर एसिड का सार टेस्ट होता है और बेस का बेटर टेस्ट होता है। इसके अलावा और कुछ? उसमें कुछ और भी चीजें ऐड एसिड्स था? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं और बेसेस रेड को ब्लू में चेंज कर देते वेरी हैं। गुड। और कुछ? और एक चीज छूट रहा है टॉपिक जो हम बताए थे, नहीं याद आ रहा है सर पीएच वैल्यू। ना? पीएच अभी कहाँ पढ़ाएंगे, पीएच में पहुंच गए। सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। एसिड भी कोरोजन करता है, कॉजेज कोरोजन, और आपको बेस भी कोरोजन इफेक्ट करता है। और बेस में ये था कि सोपी और स्लिपरी इन टच, ठीक है ना? ये सब हम लोग एंशिएंट कंसेप्ट में पढ़े। मॉडर्न कंसेप्ट किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने मॉडर्न कंसेप्ट दिया था? नील बोर। नील बोर सोच समझ के बोल रहा है कि आर्हेनियस। वेरी गुड। आर्हेनियस ने दिया था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें क्या है जी, किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे? एनीबॉडी? According to modern concept, which substances are considered as acid and which substances are considered as bases? सर जिसका 7 से नीचे रहेगा एसिड और 7 से फिर ऊपर पीएच रहेगा में पहुंच बेस। जा रहा है। अभी पीएच की बात ही नहीं हम पढ़ाए हैं, तुम कहाँ से बता रहा है पीएच से? वो किसी कंसेप्ट में नहीं है कि पीएच से नीचे रहेगा 7 से तो एसिड होगा, 7 से ऊपर होगा तो बेस होगा। वो जो हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में। सर जिसके पास H+ आयन होता है वो एसिड और जिसके पास OH- आयन होता है वो बेस। वेरी गुड। प्रोसेस में चेंज करेंगे कि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो करके H+ आयन या H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उनको कहते हैं एसिड। और जो OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, उनको बोलते हैं बेस। ठीक है? यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो लेकिन सर। सारे बेस तो अल्कलाइन नहीं होते ना। कौन बोले, फिर से बोलो। फिर सारे बेस अल्कलाइन नहीं ना होते। नहीं, ये तो अलग चीज होगा ना। एल्केली क्या होता है कि जो बेस कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और 100% आयोनाइज होगा, फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा, उसको बोलेंगे एल्केली। तो जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो एल्केली कहलाएंगे। लेकिन जो बेसेस पार्शियली डिसॉल्व होंगे वाटर में और पार्शियली आयोनाइज होंगे, उनको हम लोग एल्केली नहीं बोल सकते। तो एक क्वेश्चन भी था 7 में कि ऑल एल्केलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्केली। व्हाई? बिकॉज ऑल बेसेज आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो सर आप बोले कि जो भी बेसेस होंगे वो वाटर में डिसॉल्व होके OH- आयन बनाएंगे। हम ये नहीं बोले कि 100% डिसॉल्व होंगे, तो पार्शियली भी हो सकते हैं और कंप्लीटली भी हो सकते हैं। ठीक है? जो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा वो भी OH- आयन बनाएगा, जो पार्शियली होगा वो भी बनाएगा। ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं बनाएगा, वो भी बनाएगा, कम बनाएगा, यानी उसका स्ट्रेंथ कम होगा। यहाँ तक में जो पढ़ना है हम लोगों को, वहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा जो एडिशनल है उसमें हम लोग एक बार फिर से जाते हैं। जो तीसरा कंसेप्ट था ब्रॉन्सेट-लॉरी कंसेप्ट, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा एक बार फिर से इसको बोल देते हैं कि ब्रॉन्सेट-लॉरी, ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों लोग मिल करके कंसेप्ट दिए कि वैसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होंगे, यानी प्रोटॉन देंगे, वो एसिड कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे वो बेस कहलाएंगे। तो प्रोटॉन जो है वो H+ इक्विवेलेंट होता है, हाइड्रोजन आयन के इक्विवेलेंट होता है। कैसे होता है ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं।
तो आप देखो कि यहाँ पे HCl और H2O के बीच में रिएक्शन हो रहा है, यानी डिजोल्व हो रहा है, तो HCl ब्रेक डाउन हो रहा है H प्लस और Cl माइनस में। इसको हम फिर से लिख के दिखाते हैं कि पूरा ये तीन स्टेप में एक्चुअली रिएक्शन है, हम लोग एक ही में लिखे हैं, समराइज लिखे हैं। तो जैसे कि HCl है और साथ में क्या है, H2O। तो ये पहले बनेगा H प्लस, सॉरी H प्लस, साथ में Cl माइनस और साथ में H2O जो करते हो। अब ये जो आप देखो, इसमें जो H2O है, ये वाला जो H प्लस है और ये जो H2O है, ये आपस में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। तो प्रोटॉन डोनेट किसने किया, HCl ने या H2O ने? प्रोटॉन यानी कि H प्लस डोनेट किसने किया? सर HCl। HCl ने। इस एग्जांपल में HCl एक्ट एज एसिड एंड वाटर, ये जो है H प्लस एक्सेप्ट किया तो वाटर एक्ट एज बेस। तो जरूरी नहीं है कि OH लगा होगा तभी बेस होगा। ये कंसेप्ट का जो मोटो है कि जरूरी नहीं है कि H प्लस लगा होगा तो एसिड होगा और OH माइनस लगा हो तभी बेस कहलाएगा। उसके अलग से भी, जैसे कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है, H प्लस ले रहा है तो वो भी आपको, जैसे आप ये हम लिखते हैं, आने जाने का ये लोग का गजब है, आधा टाइम मेरा एडमिट कराने में लग जाता है। NH3 क्या होता है जी? NH3 सर अमोनिया। अमोनिया। अब NH3 और HCl के बीच में रिएक्शन हुआ, अमोनिया है और HCl आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मान लो है। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन के बाद का हम लिख रहे हैं। NH3 अपना जो करते है और आपका जो HCl है ये टूट गया, H प्लस दिख नहीं रहा है, इसको सामने लाते हैं, H प्लस और Cl माइनस में। अब क्या होगा, ये आपका NH3 जो है और ये H प्लस साथ में, ये दोनों मिल करके और क्या बना लेगा, कोई बता सकता है क्या बनेगा? NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन, और साथ में क्या है, Cl माइनस। तो अब ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अब आप इस एग्जांपल में बताओ कि एसिड कौन है, NH3 और HCl में रिएक्शन हुआ और फाइनली बना आपका NH4Cl, मतलब जो ये फाइनल प्रोडक्ट है वो है NH4 बेस है और ये NH4 एसिड है। कहाँ है? देखो, जब भी बताना होगा तो रिएक्टेंट साइड से बताया जाता है, प्रोडक्ट साइड से नहीं बताया जाता है। सर NH3 बेस सर की तरह act HCl करेगा, एसिड है। HCl एसिड। वेरी गुड, अभी क्लियर हो गया तुम लोगों को। NH3 बेस के रूप में एक्ट कर रहा है, हालांकि वो है गैस, लेकिन वो एक्ट कर रहा है बेस के रूप में, और HCl तो एसिड वही गया। क्लियर ये कंसेप्ट? सर ये सब जो रिएक्शन हो रहा है ये सब न्यूट्रलाइजेशन का ना पार्ट है। न्यूट्रलाइजेशन तो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है कि एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन वही नहीं है। एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस भी आपस में रिएक्ट करेंगे तभी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन निकल आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि NH3 और HCl जो रिएक्शन कर रहा है वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। नेक्स्ट कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट। तो इसी में हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हुआ था ज्यादा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया सबको या कोई कंफ्यूजन है? फिर से बताएं। सर फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें, Yes, ठीक sir. है। तो इसके पहले दो चीज बताए थे आपको, केमिकल बॉन्डिंग होती है, एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनते हैं? बॉन्ड। एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनते हैं? कंपाउंड नाम। सर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो एटम्स आपस में जुड़ते हैं मॉलिक्यूल से। कैसे जुड़ते हैं? तो केमिकल बॉन्ड बना के। केमिकल बॉन्ड क्या है?
इलेक्ट्रॉन के लेन देन से या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब एटम आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट का एटम हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट का एटम हो, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड मेनली दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा है कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट किसको बोलते हैं? अगर जो आपके एटम है एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो, यानी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव नेचर का हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाले टेंडेंसी का हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी का हो, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उससे क्या चार्ज आएगा? मान लो कि सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे क्या चार्ज आएगा? सर माइनस करना। पॉजिटिव। चलो ये भी Positive. क्लियर कर लो लोग कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। क्या होगा बोलो? सर पॉजिटिव नेगेटिव। निगेटिव। सर नेगेटिव है। अच्छा, तो अब ये पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव सही आंसर है, लेकिन कैसे है वो हम समझा देते हैं जिसको कंफ्यूजन है। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? 23 11। ओके, प्रोटॉन कितना? 11। 11 इलेक्ट्रॉन कितना? 11। सर 11। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या है, एक प्रोटॉन का कितना चार्ज? +1 +1। तो 11 प्रोटॉन का +1। 11 प्रोटॉन कितना हो जाएगा? +11 +11। हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज? -1 -1। तो 11 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा? -11 तो टोटल चार्ज क्या होगा? Zero. टोटल चार्ज हो जाएगा 0। ओके, क्लियर? 0। अब क्या है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11 11। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? -10 टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? +1। प्लस +1 चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज आएगा? प्लस क्लियर हो गया कि प्लस चार्ज होगा। और एट द Yes, सेम sir. टाइम क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इससे कौन सा चार्ज आएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने? क्लोरीन ने। तो सोडियम क्लोरीन। पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्लोरीन निगेटिव चार्ज हो गया। अब आप फिजिक्स में पढ़े होगे कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस सर तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और क्या कंपाउंड बन जाएगा? NaCl NaCl। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ, उसके चलते बना। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि पहले एटम से आयन बना और तब जाके बॉन्ड बना, इसलिए आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपको जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका डेफिनेशन अभी मेटल नॉन मेटल लेसन में पढ़ोगे कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ one or more electrons from one atom to another is called electrovalent bond और ionic bond। ठीक है, तो जितने मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपस में जो बॉन्ड बनेगा, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उनके बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो वो जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड का भी हम लोग को इस टॉपिक में जरूरत नहीं है। अब दूसरा बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब सपोज कि H2, नाम सुने हो लोग H2 ना? क्या होता है H2? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगा? H और H दो एटम है ना, दो एटम मिलकर आपस में बनेगा ना। अब ये बताओ कि इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन लेगा? सर इसमें देंगे नहीं, ये दोनों शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोनों का लेने का टेंडेंसी है या दोनों का देने का टेंडेंसी, हाइड्रोजन दे भी सकता है, इसलिए ये न लेंगे न देंगे। तो मान लो हाइड्रोजन में कहा तो ले भी सकता है, तो एक दे देगा एक ले लेगा। तो दूसरा एग्जांपल मान लो कि हम लोग ले लेते हैं सपोज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का। तो O2 भी नाम सुने होंगे लोग, O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, O2 बनता है। तो इसमें भी दोनों लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है।
उस केस में क्या होता है कि No, sir. इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और शेयरिंग किस चीज का होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद है? यस सर, तो क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लास्ट सेल में। तो अब बताइए कि सपोज हम लोग को ऑक्सीजन बनाना है और O2 बनाना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होगा? 8। 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6 होगा ना? 2 6. 2 6 इसको हम स्टॉप करके व्हाइट स्क्रीन लाते हैं, उसके बाद तुम लोग को अच्छे से बताते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो ऑक्सीजन का हो गया आपका एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 6, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6. 6। 6 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2. यानी कितना बॉन्ड बनाएगा वो? 2, क्योंकि इसको 2 ही की जरूरत है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस की तरह होने के लिए। तो अब ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हैं कैसे? 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और हमको क्या बनाना है? O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ेगा, तो दूसरा ऑक्सीजन ले आते हैं, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इस तरह से। तो ये 2 हो गया, 2 2 4, जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखा जाता है, पहले एक एक लिखा जाता है, तब 2 2 किया जाता है। ये हो गया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में, दूसरा कलर लिखते हैं, रुको। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, और फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुआ, तो दोनों पार्टी कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा ना इस तरह से? यस सर। हाँ जी, हाँ सर। यस सर। ओके। अब इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में भाग नहीं लिए, दिख रहा है ना दोनों में? ऊपर वाले फिगर में भी दिख रहा होगा, अभी जो नीचे बना रहे हैं इसमें भी दिख रहा है। तो इसके पास भी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, और इसके पास भी 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। तो इसी जोड़ी का जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ी है, चाहे वो इस ऑक्सीजन पे या उस ऑक्सीजन पे, इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इलेक्ट्रॉन्स की निर्जन जोड़ी, यानी कि वो अकेला छूट गया, बॉन्डिंग में उसको कोई पूछ नहीं हुआ। क्लियर हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कंसेप्ट? Yes, sir. अब दूसरा और Yes, एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 5। हम लोग को 2 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब 3 हाइड्रोजन आया अपना के इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, सपोज कि, अच्छा चलो इसी को बना देते हैं। एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। अब बॉन्डिंग हो गया, शेयरिंग हो गया तीन इलेक्ट्रॉन का, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस हाइड्रोजन के साथ। क्या कंपाउंड बन गया? NH3. NH3। वेरी गुड। तो 3 बॉन्ड बने, 3 सिंगल बॉन्ड, 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ नाइट्रोजन बनाया, और साथ में क्या बच गया इसके पास? एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, तो यही जोड़ी क्या कहलाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ यहाँ तक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और अपने पहले वाले स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे में NH3 है ना, दिख रहा है ना नीचे? हमारे स्क्रीन पे टूल बार है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है नीचे वाला चीज। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं?
दे रहा है सर। नो सर, हाफ नहीं NH3 दिख रहा। और BH3, ये दो कंपाउंड है। अच्छा, बोरोन का क्या केस है? बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 5। 5। 5। तो बोरोन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 3 यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 3। तो बोरोन जो है वो 3 बना लिया, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ? 3 बॉन्ड बनाया ना, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इस क्लोरीन के साथ, एक इस क्लोरीन के साथ, नीचे वाला। तो कितना बॉन्ड हुआ इसका? पहले कितना इलेक्ट्रॉन हुआ टोटल इसका? सब मिला के, शेयर इलेक्ट्रॉन मिला के जोड़ के फटाफट बताओ लोग। नहीं क्लियर हो रहा है? देखो, जितना सिंगल लाइन दिख रहा है, यानी कि एक बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं? 2 दो। 2 बोरोन के पास कितना बॉन्ड बना हुआ है? 3 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल उसके पास? 6 6 हो गए। लेकिन लास्ट सेल में कितना पूरा होना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 8। यानी दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है इसको। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाया? वो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो एरो से दिखाया गया है कि वो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, लेकिन उसको यूज कर रहा है कौन? बोरोन। यहाँ पे नाइट्रोजन जो अमोनिया जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर हुआ, और BF3 यानी बोरोन क्लोराइड जो है वो हो गया आपको ये का एक्सेप्टर। तो आपको अमोनिया जो है NH3 वो लेविस बेस हुआ, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लेविस बेस, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड। क्लियर हुआ? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या बोलेंगे? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उसको क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। लेविस बेस। इसमें डिफिनेशन में थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, उसको चेंज कर देंगे हम। यहाँ पे बेस होगा और यहाँ पे एसिड होगा। यहाँ से यहाँ क्लियर सही लिखा हुआ है, NH3 लेविस बेस। तो जो डोनर हुआ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो डोनर होगा वो कहलाएगा लेविस बेस, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा वो कहलाएगा लेविस एसिड। ठीक है? एसिड। तो 4 कंसेप्ट हो गया टोटल। क्लियर? यस सर। चलो, अब आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये समझाया हुआ है, हम बता चुके हैं। अब आते हैं इंडिकेटर पढ़ना है। इंडिकेटर पढ़ने से पहले मान लो कि आपको एक 3 ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर है, शीशे का गिलास है। एक में आपको प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर रखा हुआ है, एक में सल्फ्यूरिक एसिड है जो वाटर की तरह ही दिखता है, और एक में सपोज कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी आपको वाटर की तरह ही दिखता है। तो आप 4 कंसेप्ट पढ़े, एंशिएंट कंसेप्ट जिसमें सावर और बीटर के आधार पे डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर मॉडर्न कंसेप्ट पढ़े, H+ और OH- के आधार पे डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़े, H+ डोनर और X+ एक्सेप्टर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। और फिर लेविस कंसेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर के हिसाब से। चारों में से कौन सा आप थ्योरी यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे बताने के लिए कि किस ग्लास में वाटर है, किस ग्लास में एसिड है और किस ग्लास में बेस है? सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट सर। मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? जो H+ देगा वाटर में डिजोल्व होके उसको कहेंगे एसिड, और जो OH- देगा उसको कहेंगे बेस। यही है? यस सर। तो वाटर में डिजोल्व करते हैं आप, जो टॉयलेट क्लीनर जो घर पे एसिड लाते हैं, आपके घर पे आता होगा, उसको वाटर में कभी डिजोल्व करके देखिएगा, H+ आयन दिखाई देता है? नो सर। तो कैसे No, जानेंगे sir. कि H+ दे रहा है?
तो आपका उसी के लिए मॉडर्न इंडिकेटर कंसेप्ट वगैरह फेल हो यूज गया। होता है। दूसरा कोई कंसेप्ट बताइए। जल्दी खत्म कर देते हैं हम कंफ्यूजन। पहला कंसेप्ट है एंशिएंट कंसेप्ट टेस्ट करके, मतलब बीटर और सावर टेस्ट करना है। तो टेस्ट करके बता सकते हैं क्या? सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट कर लेंगे तो फिर काम समाप्त, और कुछ टेस्ट करने के लायक जिंदगी भर नहीं रहेंगे। साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, धीरे धीरे क्लियर होगा, कभी बीच में जाएगा। अभी ठीक है? अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस Yes, तो हम बोल रहे हैं कि एंशिएंट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यस सर आ रही है। यस सर अणु आ पे रही है। टेस्ट करना सेफ नहीं है। मॉडर्न कंसेप्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि H+ और OH- आयन दिखाई ही नहीं देगा आपको वाटर में। जब H+ नहीं दिखाई देगा तो प्रोटॉन वाला भी कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते, और जब प्रोटॉन दिखाई नहीं देगा, जो साइज में बड़े होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से दिखाई देगा? तो आपका लेविस कंसेप्ट भी नहीं यूज हो सकता है। तो यानी कि जितना हम लोग चारों कंसेप्ट पढ़े सब बेकार हो गया। सर इंडिकेटर यूज करेंगे। हाँ, जैसे आपको बहुत सारा आजकल मोबाइल में कोई काम करना है तो बोलते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप यूज करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी ऐप यानी कि आप फर्स्ट पार्टी हो गए, सेकंड पार्टी एंड्रॉयड यानी गूगल कंपनी हो गया, और थर्ड पार्टी ऐप यानी गूगल के अलावा अगर किसी कंपनी का ऐप है, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी ऐप। उस तरह से यहाँ पे थर्ड सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वो आप अपना कलर चेंज करके। और जैसे आपको पता नहीं मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, कितने बड़े बड़े हमारे ये हैं, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, तो उनको जो खाना सर्व किया जाता है उसके पहले वो खाना टेस्ट करने के लिए एक आदमी अपॉइंट रखा हुआ है। वो पहले फूड को टेस्ट करेगा कि वो उनके लिए सेफ है कि नहीं है। उसका काम ही वही है, भले वो मर जाए लेकिन उसका काम ही वही है कि वो खाना उनको देने से पहले टेस्ट करके बताएगा कि सेफ है कि नहीं है, कैसा टेस्ट है उसका। उसी तरह से एक थर्ड सब्सटेंस यूज करेंगे जो अपने कलर में चेंज करके या अपने ओडोर यानी गंध में चेंज करके बताएगा कि ये एसिडिक सब्सटेंस है, ये बेसिक सब्सटेंस है, या फिर ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को जिनका हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं केमिकल इंडिकेटर और एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है? अब उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। ठीक है? लिटमस पेपर के बारे में हो सकता है क्लास 7 में पढ़े होंगे आप लोग, या 10 में भी कुछ बच्चे पढ़ लिए होंगे ये लेसन। लाइचेन प्लांट का नाम सुने होंगे, कुछ लोग Yes, sir. लीचेन भी बोलते हैं। हाइलोफाइटा ग्रुप का मेंबर है वो। बायोलॉजी हमको उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन केमिस्ट्री में बार बार पढ़ाना इसलिए याद हो गया है। तो लाइचेन प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनका सॉल्यूशन पहले बनाते हैं, सुखा करके उसका बाद सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, वाटर, न्यूट्रल वाटर लेकर के। तो वो कहलाएगा लिटमस सॉल्यूशन। वो किस कलर का होता है लिटमस सॉल्यूशन, मालूम है किसी को? पर्पल। यस, वेरी गुड, पर्पल। अब वो पर्पल में जब कोई एसिडिक सब्सटेंस डाल देंगे तो वो हो जाएगा रेड, और अगर उसमें कोई बेसिक सब्सटेंस डाल देंगे तो वो हो जाएगा ब्लू। ठीक है? तो एक्चुअल जो इंडिकेटर है वो लिटमस सॉल्यूशन है, न कि लिटमस पेपर। तो फिर लिटमस पेपर का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो लिटमस सॉल्यूशन को कैरी करना हैंडी नहीं होगा उतना, और बार बार लिटल प्लांट को ले आए, एक्सट्रैक्ट और सुखाए, फिर सॉल्यूशन बनाए, तो थोड़ा सा टफ टास्क है लो लेवल के लिए, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो इसलिए क्या किया गया कि लिटमस सॉल्यूशन को दो अलग अलग बाउल में लेकर के, एक में बेस मिला दिया गया, एक में एसिड मिला दिया गया। तो एक हो गया रेड और एक हो गया ब्लू। अब उसमें पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट करके डाल देते हैं, सूखने देंगे, उसमें जो लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करने देंगे, और जब एब्जॉर्ब कर ले तो उसको धूप में सुखा लेंगे। तो जो बेस वाला था, जिसमें पहले से बेस डाला हुआ था, उसमें क्या हो जाएगा? वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और जिसमें एसिड डाले थे वो किस कलर का पेपर बन जाएगा? रेड कलर का। तो वही रेड लिटमस पेपर और
ब्लू लिटमस Red. पेपर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा टर्मरिक सॉल्यूशन, जैसे आप ये बद्धी हम लोग जो बांधते हैं, हम लोग हिंदू धर्म में होता है ना बंधन, रक्षा बंधन, जो पूजा उजा में बांधा जाता है रक्षा, तो किस कलर का होता है? येलो। आजकल सर, तो yellow, red. मार्केट में सब सिंथेटिक yellow मिल का रहा है, combination. येलो होता है। एक्चुअली येलो होता नहीं है, वो होता है क्रीमिश वाइट, ऑफ वाइट, और उसको हल्दी के सॉल्यूशन में डिप करके और उसको पीला किया जाता है, वही बांधा जाता है। आजकल मार्केट में सब रेडीमेड मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअल उसका प्रथा जो है वही है, हल्दी के सॉल्यूशन में उसको डिप करके पीला किया जाता है। तो जब आप बद्धी पीले रंग का बांधे हल्दी वाला, और जब आप नहाने जाते हैं कभी अगले दिन, साबुन जब लगता है तो येलो ही रहता है या चेंज होता है उसका कलर? यस सर, चेंज तो हो कलर जाता है। चेंज चेंज हो जाता है, वो रेड या मैरून हो जाता है ना, ब्राउनिश रेड। Yes. तो वो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो भी एक इंडिकेटर है, लेकिन वो सिर्फ बेस में काम करता है। यानी कि अगर टर्मरिक सॉल्यूशन जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो येलो से रेड हो जाएगा। इस तरह से मिथाइल ऑरेंज जो आपको सिंथेटिक इंडिकेटर है, लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल। अच्छा, लौंग का तेल किस चीज के लिए फेमस है अपना? सर दांत के लिए। दांत में में दर्द दर्द में यूज करते हैं ये तो। अच्छा, लौंग का तेल, आप मान लो कि आपके घर में लौंग का तेल यूज हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है दूसरे रूम में बैठे हुए कि लौंग का तेल यूज हुआ? नहीं पता चलता है। पता चल जाता। कैसे पता चल जाता है? स्मेल से। यस, उसका एक पार्टिकुलर स्मेल होता है, जिसके चलते जैसे आप क्लोजअप पेस्ट भी देखोगे तो उसमें थोड़ा सा स्मेल आएगा लौंग के तेल का, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लोव का एक्सट्रैक्ट उसमें मिक्स किया हुआ है। तो उसका एक खास स्मेल है जिसको बोलते हैं सिग्नेचर स्मेल। जैसे जो बॉयज होंगे, खास करके गर्ल्स भी हो सकता देखती होंगी, WWE देखते होंगे लोग, आप लोग, तो WWE में जो सुपरस्टार है, रेसलर हैं, उनका सबका कोई ना कोई एक सिग्नेचर मूव होता है, यानी उनका एक पार्टिकुलर उन्हीं का नाम से वो सिग्नेचर मूव है वो, या उनका नकल करके कोई दूसरा भी यूज करता है, लेकिन वो नाम, वो सिग्नेचर मूव उन्हीं के नाम पे उनका पेटेंट है। कि जॉन सीना आएंगे तो A5 की क्या बोलते हैं उसको देंगे, हमको नहीं आता बेटा, सबको मालूम है। तो A5 वो, सर। हाँ A5, तो वो देंगे तो उनके नाम से हो गया। रैंडी आर्टन आएंगे तो वो क्या बोलते हैं उसको, आरकेओ आरकेओ देंगे। तो सिग्नेचर का मतलब है एक पार्टिकुलर उसी के नाम से वो जाना जाने वाला स्मेल हो या कोई चीज हो। तो जैसे आपका सिग्नेचर यूनिक होता है, उस तरह से वो उसका स्मेल भी यूनिक है, इसलिए बोलते हैं सिग्नेचर स्मेल। तो लौंग के तेल का एक सिग्नेचर स्मेल होता है, जब वो बेसिक सब्सटेंस में जाएगा तो उसका स्मेल वो गायब हो जाएगा, तो पता चलेगा कि ये बेसिक सब्सटेंस है। तो ये इंडिकेटर का मेनली काम यही है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। तो अकरेंस के आधार पे, यानी कि कहाँ से पाया गया वो इंडिकेटर, कहाँ से लाया गया, उसके आधार पे दो टाइप में बांटा गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल यानी कि प्लांट से या उसके प्रोडक्ट से मिलेगा, जैसे लिटमस सोल्यूशन के बारे में बताया, लाइकेन प्लांट से मिलता है। टर्मरिक सोल्यूशन हल्दी, हल्दी कहाँ से मिलता है? प्लांट से। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। हाइड्रांजिया प्लांट के लीव होते हैं, वो कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट प्लांट से मिलेगा। ओनियन पील यानी प्याज के छिलके, वो कहाँ से मिलेगा? या ओनियन जूस, वो कहाँ से मिलेगा? प्लांट से ही। तो ये सारे जो प्लांट से मिलने वाले इंडिकेटर हैं उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और कुछ इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जैसे फेनोक्सिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सारे हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब आते हैं प्रॉपर्टी के आधार पे दो टाइप का इंडिकेटर बनाया गया, बताया गया है, जनरल और ऑल फैक्ट्री। जो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं उनको बोलते हैं जनरल इंडिकेटर, और जो इंडिकेटर अपना स्मेल चेंज करते हैं उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, जैसे लिटमस सोल्यूशन हो गया, टर्मरिक सोल्यूशन हो गया, इन सब का कलर चेंज होता है। और क्लोव ऑयल की बात की या वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया या ओनियन पील एक्सट्रैक्ट हो गया, इनका जो है स्मेल चेंज होता है। तो ये हो गए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल दिख रहा है? टाइम हम लोग के पास अब 1 मिनट बचा हुआ है, इसलिए ये टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट लोगे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हाँ,
olfactory, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करता है। ये पूरा आपका समराइज है, एक ही टेबल में सब कुछ दिया हुआ है इंडिकेटर्स के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट करोगे फेयर कॉपी पे अपना। कल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट सब लोग? चैप्टर 1 आएगा ना? हाँ, चैप्टर 1 आएगा एग्जाम में। एग्जाम के बारे में बता दें कि सबका जीमेल अकाउंट होना चाहिए। एक जीमेल अकाउंट से एक ही आंसर सबमिट हो पाएगा एक पर्टिकुलर क्लास का, मतलब उस सब्जेक्ट का और उस पर्टिकुलर क्लास का, उस बच्चे का पर्टिकुलर एक ही आंसर सबमिट होगा। कोई दूसरा बच्चा चाहे कि उसी ईमेल आईडी से हम सबमिट कर दें उसी क्लास और उसी सब्जेक्ट का, तो नहीं कर सकता है। इसलिए सबका अपना इंडिविजुअल अपना या पेरेंट्स का अकाउंट होना चाहिए जीमेल का। चलो, तो आज की मीटिंग समाप्त करते हैं हम लोग यहीं पे। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। बाय।